बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक जो है वो 7.1.5 है, माय एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स। स्किल्स कौन कौन सी एंटरप्रेन्योर की होती हैं, तो वो हम यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किल्स हैं वो डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट आपके पास जो है वो कंडक्टिंग माई सेल्फ है। कंडक्टिंग माई सेल्फ में कॉन्फिडेंस के अंदर जो स्किल है वो होनी चाहिए। और मैनेजिंग माय लाइफ, आप मैनेजमेंट अच्छी से कर सकते हो और लाइफ को, और बीइंग रिस्पॉन्सिबल एक्सेट्रा। मतलब कंडक्टिंग माई सेल्फ में ये चीजें आ जाएंगी। आप अपना कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करते हैं, वो स्किल आपके पास, अपनी लाइफ को कैसे मैनेज करते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे आप बिल्ड करते हैं, ये चीज आ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है जी, थिंकिंग, बीइंग क्रिएटिव, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, मेकिंग डिसीजन, ऑब्जर्विंग माय सराउंडिंग्स, बीइंग एक्शन ऑन नीड और एंड अपॉर्चुनिटीज एक्सेट्रा। यानी कि थिंकिंग आपकी कैसी है, क्रिएटिव थिंकिंग है या नहीं है। ठीक है, जाहिर सी बात है, चीजें मतलब नई से नई चीजें लेके आना, बिजनेस में यही तो चीजें होती है कि नया जो है वो लेके आना, नई से नई क्रिएटिविटी जो है वो हो जिसके अंदर, तो वो बिजनेस अच्छे से चला सकता है। तो ये चीज़ है। प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं आप, डिसीजंस कैसे लेते हैं, डिसीजंस सडन आपको लेने होते हैं सिचुएशन के मुताबिक। ठीक, तो और ऑब्जर्वेशन जो है वो आपकी कैसी है, सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करने की, ताकि अपने बिजनेस को जो है वो किस तरफ लेके जाना है आपने, आप डिसीजंस अच्छे से ले सकें। तो उसके अलावा बेसिक एक्शंस ऑन नीड्स एंड अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज और नीड्स के मुताबिक आप एक्शंस कैसे लेते हैं। बेसिक एक्शंस यानी कि बेसिक एक्शंस जो है वो किस तरह से आप लेते हैं, वो थिंकिंग जो है वो, ये सारी चीजें इसमें शामिल हो जाएंगी। नेक्स्ट आपके पास इंटरेक्टिंग विद पीपल, यानी कि कम्युनिकेट, लोगों के साथ इंटरेक्शन कैसा है आपका, कम्युनिकेट कैसे करते हैं आप, उनके साथ बातचीत करने का आपका स्टाइल कैसा है, अच्छे से आप बातचीत कर सकते हैं उनको जो है वो कन्विंस, कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ से रिलेटेड कन्विंस करना है वो कर सकते हैं आप। रेस्पेक्टिव वे में आप अपने जो कस्टमर्स हैं उनको हैंडल कर सकते हैं, यानी ये चीज़ आ जाती है। वर्किंग विद अदर्स, दूसरों के साथ काम कैसे करते हैं आप, एक्सेप्टिंग अदर्स irrespective ऑफ देयर कास्ट, जेंडर, सोशल स्टेटस। यानी कि आप काम कर रहे हैं या कस्टमर्स भी अगर आपके हैं या एम्प्लॉयज हैं, ऊपर आपके अपर लेवल के लोग हों या आपसे नीचे तबके में काम करने वाले लोग हों, सबकी रिस्पेक्ट बराबर। तो वही चीज के कास्ट मायने नहीं रखती, जेंडर, सोशल स्टेटस, ये सब मायने नहीं रखता, डिसेबिलिटी जो है वो मायने नहीं रखती। इस चीजों से हट के आप रेस्पेक्ट जो है वो कैसे देते हैं और लोगों के साथ काम कैसे करते हैं, ये इंटरेक्टिंग विद द पीपल आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्किल आपकी कैसी है। माई सेफ्टी एंड सर्वाइवल, माई सेफ्टी एंड सर्वाइवल में आपके पास सेल्फ प्रिजर्वेशन, अपना तहफ़्फ़ुज़ क्या है, और फर्स्ट एड आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं, यानी ड्रग अब्यूज़ प्रिवेंशन, आप एक्शन उससे रिलेटेड कैसे लेते हैं, प्रिवेंट आप करते हैं ड्रग अब्यूज़ प्रिवेंशन, यानी कि ड्रग से रिलेटेड जो है वो आप उससे दूर रहते हैं, मतलब ये कहना चाहिए। व्हाट कैन आई कैन डू रिपेयरिंग आइटम्स, रिपेयरिंग अगर हमने करनी है मोबाइल की बैटरीज की, कुकिंग या क्राफ्ट, रीडिंग, सिंगिंग वगैरह की, तो वो आप कैसे करते हैं। तो ये माई सेल्फ और सर्वाइवल में आ जाएगा, डेली लाइफ से रिलेटेड और अपनी जो प्रिकॉशंस, प्रिवेंशन से रिलेटेड, अपना जो आपने प्रिजर्व करना है, अपने आप को जो प्रिवेंट करना है, वो इसमें शामिल हो जाता है। होप सो आपको इसकी समझ आ गई। आगे चलते हैं हम। माई आइडियाज़ फॉर स्मॉल बिजनेस, स्मॉल बिजनेस के लिए मेरे आइडियाज़ के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा भी। An entrepreneur should consider their community and identify its needs for products and services. जो एंटरप्रेन्योर है वो क्या करना चाहिए, उसको कंसिडर करना चाहिए उसकी कम्युनिटी और जो आइडेंटिफाई उसकी एंड आइडेंटिफाई इट्स नीड्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ और सर्विसेज। जो सर्विसेज या प्रोडक्ट्स जो आप बना रहे हो, जो बिजनेस का है पर्पस, तो उसकी नीड्स को आइडेंटिफाई करना है। मतलब सर्विस के लिए क्या चीज़ नई जो है लेके आने की ज़रूरत है, या उसमें क्या एडवांसमेंट करने की ज़रूरत है, या प्रोडक्ट या सर्विसेज में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं वो आइडेंटिफाई करनी है। और कम्युनिटी को भी कंसिडर करना जो है वो ज़रूरी होता है। स्मॉल बिजनेसेस में ये चीज़ आ रही है। मतलब मेरे क्या आइडियाज़ होने चाहिए स्मॉल बिजनेस से रिलेटेड। They could approach this by identifying a difficulty
the to community is experiencing, and then determining what product or सर्विस could help overcome that difficulty. उस डिफिकल्टी को ओवरकम करने के लिए क्या इकदाम जो हैं वो करने चाहिए, और किस तरह से हम ये जो है डिफिकल्टी को जो है वो कम कर सकते हैं। ठीक है, जो भी इंसान है, जो भी शख्स है, वो इसका मतलब आपको समरी में बता रही हूँ। ठीक है, जो भी इंसान है, जो भी शख्स आपके पास एज एंटरप्रेन्योर है, वो अपनी जो कम्युनिटी है उस पे उसे गौर करना चाहिए। ठीक है, उसको कंसिडर करना चाहिए और उसको ये देखना चाहिए, मतलब आइडेंटिफाई करना चाहिए कि उसकी प्रोडक्ट की क्या ज़रूरियात हैं, उसको क्या चीज़ जो है वो लेके आनी चाहिए, कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं जो कि उसकी जो सर्विस या प्रोडक्ट है उसका हिस्सा होना चाहिए, मतलब ज़रूरी है। ठीक है, और जो कम्युनिटी है उसको कौन सी डिफ़िकल्टीज जो हैं वो पेश आ सकती हैं, कौन सी प्रॉब्लम जो हैं वो हो सकती हैं, और एक्सपीरियंस मतलब वो कर सकता है, इस बात का पहले से उसे डिटरमिन कर लेना चाहिए। ठीक है, और ये मतलब एबिलिटी उसके पास होनी चाहिए। ठीक है, कि कौन से जो कम्युनिटी को प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और उसको ओवरकम कैसे करना है, ये भी उसको पता होना चाहिए। ठीक है, कि उसको हम अगर कोई आ सकती है डिफ़िकल्टी कम्युनिटी की को कोई प्रॉब्लम कोई मुश्किल पेश आती है, तो उसको जो है वो ओवरकम कैसे करना है, ये भी उसके पास स्किल होनी चाहिए स्मॉल बिजनेस। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, व्हाट नीड्स टू आई नो अबाउट इन माय कम्युनिटी। कम्युनिटी के बारे में मुझे क्या पता होना चाहिए, क्या नीड्स है मेरी। ठीक है, मुझे पता होना चाहिए कि क्या क्या नीड्स है मेरी। और नेक्स्ट है व्हाट कैन डू बी डन टू एड्रेस दीज नीड्स। अगर नीड्स मुझे पता चल भी जाती हैं तो उसके बारे में मुझे क्या इक़दाम करने चाहिए, ये यहाँ पे आ जाएगा। उसके अलावा आपके पास विच ऑफ माई स्किल्स कैन बी यूज टू एड्रेस देयर नीड्स, हाउ, यानी कि जो मेरी स्किल्स हैं, कौन सी नीड्स को कौन सी ज़रूरियात जो है स्किल्स के बारे में, कि इन ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जो मेरी कौन सी स्किल जो है वो सामने आनी चाहिए, और कौन सी स्किल का मुझे इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, और किस तरह से इसको इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक, और लास्ट में आपके पास क्या है कि विच ऑफ दिस नीड्स, और इन नीड्स, इन जो ज़रूरियात हैं उनमें से जो मेरी कलीग्स या जो भी कारोबार ये बिजनेस आइडिया से रिलेटेड काम करने वाले लोग हैं, उनको कैसे मैनेज जो है वो किस तरह से और कौन सी ज़रूरियात को लेके आगे बढ़ाना चाहिए मुझे। ठीक है, उसको जो है वो डेवलप करना चाहिए मोर। तो ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। सबसे फर्स्ट पॉइंट आपके पास क्या था कि अपनी जो कम्युनिटी है उसकी ज़रूरियात के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या था कि आपकी जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, ये आपको जानना है। ठीक है, क्या क्या किया जा सकता है। और नेक्स्ट आपके पास क्या था कि जो ये ज़रूरियात हैं, जो ये नीड्स हैं, उनको पूरा करने के लिए मैं कौन सी स्किल्स का जो है वो इस्तेमाल करूँ, ठीक है, या कौन सी स्किल्स की इस्तेमाल की जा सकती हैं, मैं कर सकता हूँ। या जो नेक्स्ट आपके पास है जो ये ऊपर डिस्कस किया है ज़रूरियात के बारे में, नीड्स के बारे में, तो उनमें से कौन सी नीड्स जो हैं वो मेरे कुलीग और मेरा जो मतलब बिजनेस है या बिजनेस आइडियाज़ हैं, उनमें कौन सी जो नीड है उसको मुझे डेवलप करना चाहिए, मज़ीद आगे लेके चलना चाहिए तरक्की की तरफ। ठीक है, तरक्की कर सकते हैं उसमें। ये चीज़ें यहाँ पे शामिल हो जाएंगी। ठीक, उसके बाद आपके पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ये आपके पास यहाँ पे डिस्कस हुए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। माय मार्केट में आपके पास क्या है, प्रोडक्ट और सर्विसेज इज नीडेड बाय अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल, दिस इज डिमांड। अब यहाँ हमारी डेफिनेशन है डिमांड की और कस्टमर की। ठीक है, तो डिमांड की क्या डेफिनेशन है, अगर कोई सर्विस या प्रोडक्ट जो भी बनवाया जा रहा है या बनाया जा रहा है, उसको किसी पर्सन की ज़रूरत है या कोई पर्सन जो है वो मांग रहा है या ग्रुप ऑफ पीपल मांग रहे हैं, बहुत से लोग मांग रहे हैं, तो वो चीज़ डिमांड, वो प्रोडक्ट जो है वो सर्विस जो है वो डिमांड कहलाएगी। ठीक है, और अगर जो लोग मांग रहे हैं चीज़, लोगों को ये प्रोडक्ट और सर्विस चाहिए,
और जो विलिंग है इसको इसके लिए पे करने के लिए भी विलिंग है, तो वो कस्टमर कहलाएंगे। ठीक है, यहाँ पे दो टर्म्स आपके पास क्या आई, एक तो डिमांड थी, जो सर्विस या प्रोडक्ट लोग जिसके लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो लोगों को ज़रूरत है और लोग पूछ रहे हैं उसके बारे में, अभी पे करने की कोई ऐसी बात नहीं आई। ठीक है, बाय करना है उन्होंने या ये जो है वो कितने रुपीस देंगे, दिस एंड दैट, मतलब मनी कितनी देंगे, ये वो इस तरह की कोई बात नहीं हुई, मनी की कोई बात नहीं हुई। ठीक है, सिर्फ डिमांड हुई है, सिर्फ मांगा गया है, तो वो चीज़ डिमांड कहलाएगी। जो सिर्फ पूछा गया है प्रोडक्ट के बारे में, सर्विस के बारे में, तो ये चीज़ जो है वो क्या कहलाएगी, लोगों ने पूछा तो ये चीज़ डिमांड कहलाएगी। और अगर उसके लिए विलिंग हो जाते हैं पे करने के लिए कि इतनी इतनी मनी हम जो है वो देंगे, तो वो जो लोग होंगे जो उसके लिए विलिंग हैं पे करने के लिए, वो कस्टमर कहलाएंगे। ठीक हो गया। अब ये कस्टमर डिमांड की होप्स आपको समझ आ गई। द नंबर ऑफ कस्टमर्स इन कम्युनिटी रिप्रेजेंट्स द मार्केट फॉर अ सर्विस और प्रोडक्ट या सर्विस के लिए जो मार्केट में बहुत से कस्टमर जो है वो कम्युनिटी के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बिजनेस पीपल हु प्रोवाइड सिमिलर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आर कंपटीटर्स। अब यहाँ पे एक और टर्म आपके पास क्या आई है, कंपटीटर्स की। कंपटीटर्स कौन होते हैं, बिजनेस के लोग, मतलब सिमिलर प्रोडक्ट डिफरेंट बिजनेस से जब डिमांड की जा रही होती है, तो किसकी जो है वो ज़्यादा डिमांड किसकी ज़्यादा है, किसके पास डिमांड ज़्यादा आ रही है, किसके पास कस्टमर्स ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है, किसके पास कम आ रहे हैं, तो कंपैरिजन जहाँ पे आ जाता है वो कंपटीटर्स में आ जाता है। ठीक है, तो वो जो बिजनेस होगा, वो जो ऑर्गेनाइजेशन होगी, वो जो इंस्टीट्यूट होगा, वो आपका कंपटीटर कहलाएगा। ठीक हो गया। नंबर ऑफ कस्टमर्स इन कम्युनिटी रिप्रेजेंट द मार्केट फॉर प्रोडक्ट और सर्विस। बहुत से जो कस्टमर्स हैं कम्युनिटी के अंदर, वो सर्विस के लिए जो मार्केट में वो रिप्रेजेंट कर रहे होंगे कि वो नंबर ऑफ किस चीज़ को, वो कंपटीटर को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। ठीक है, बिजनेस पीपल जो इन्वॉल्व हैं, जो डिमांड कर रहे थे प्रोडक्ट्स की, और जो विलिंग है पे करने के लिए, यानी कस्टमर्स जो हैं वो इस बिजनेस में अहम रोल प्ले कर रहे हैं ना, तो जिसकी जितनी ज़्यादा होगी वो कंपटीटर कहलाएगा। तो ये था 3 टर्म्स यहाँ पे जो है वो डिस्कस हुई हैं आपके पास। एक तो है डिमांड, जो कि मैंने आपको बता दिया। सेकंड था आपके पास कस्टमर, ये भी मैंने आपको बता दिया। और थर्ड वन इज कंपटीटर। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास जो है वो पैराग्राफ में क्या डिस्कस हुआ है, अ बिजनेस कैन एंड एस्टिमेट द साइज ऑफ इट्स मार्केट बाय कैरिंग आउट और सर्वेस ऑफ कस्टमर नीड, प्रेफरेंस एंड विलिंगनेस टू पे। अब बिजनेस में जो एस्टिमेट लगाया जाएगा वो आपका क्या है, यानी कि जो भी आपका बिजनेस है, लोगों की जो ज़रूरियात हैं, जो भी उनकी डिमांड है कस्टमर की, उसके और जो भी उनकी क्या क्या प्रेफरेंसेस हैं, और जो भी वो विलिंग अगर हैं पे करने के लिए, जो भी उनसे मनी डिमांड की जा रही है ये सर्विस वगैरह के लिए, या जो प्रोडक्ट है उसके लिए जो भी डिमांड की जा रही है उसके लिए वो विलिंग भी हैं, तो उसके लिए एक सर्वे किया जाता है मार्केट के अंदर। मार्केट के साइज का इससे जो है वो मतलब अंदाज़ा लगाया जाएगा। ठीक है, एस्टिमेट लगाया जाएगा मार्केट के साइज का। और द सर्वे शुड ट्राई टू फाइंड आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये आपके पास डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर जो है वो सर्वे में इंक्लूड होगा, शामिल होगा, और ये इसमें फुलफिल होना चाहिए उसको। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आपके पास क्या है, हु आर द पीपल द पार्ट ऑफ द कम्युनिटी इंटरेस्टेड इन माय प्रोडक्ट, एज, जेंडर, इनकम स्टेटस एक्सेट्रा। यानी कि कौन जो है, कौन लोग हैं इस कम्युनिटी का पार्ट जो है वो, कौन इंटरेस्टेड है इसको लेने के लिए, जो प्रोडक्ट है उसमें इस प्रोडक्ट में कौन इंटरेस्टेड है। ठीक है, ये आ जाएगी एज, जेंडर, इनकम स्टेटस जो है वो इसमें मतलब मैटर नहीं करता। वाई डू दे लाइक डिसलाइक माई प्रोडक्ट, वो आपकी जो प्रोडक्ट है उसको लाइक या डिसलाइक क्यों करते हैं। ठीक है, शेप, साइज, कलर फैक्टर आ जाता है कि शेप की वजह से करते हैं, साइज की वजह से या कलर की वजह से। ठीक है, तो ये चीज़ आ जाएगी कि क्यों प्रोडक्ट को आपकी पसंद या नापसंद किया जा रहा है, लाइक या डिसलाइक किया जा रहा है। आर दे विलिंग टू पे द कमर्शियल प्राइस फॉर इट,
क्या वो इसके लिए जो करने के लिए तैयार है, कमर्शियल प्राइस के अकॉर्डिंगली पे करने को विलिंग है या नहीं है, ठीक है। ये चीज इसमें आ जाएगी, क्या वो रेडी हैं कमर्शियल प्राइस के अकॉर्डिंगली पे करने के लिए। विल दे ऑलवेज वांट टू बाय द प्रोडक्ट रेगुलरली और सीजनली, क्या जो भी वो प्रोडक्ट या सर्विस डिमांड कर रहे हैं और उसके लिए वो विलिंग भी हैं, तो वो कस्टमर्स रेगुलरली इसको जो है वो लेंगे या सीजनली उसको लेंगे, खरीदेंगे यानी, ठीक है, बाय करेंगे वो उस प्रोडक्ट को रेगुलरली, मतलब हमेशा करते रहेंगे आगे भी बाकायदगी से, या फिर सीजनली सीजन के हिसाब से वो करेंगे, ठीक है, सीजन आएगा तो उस हिसाब से करेंगे। ये आ जाएगा सस्टेनेबल में। अगर सीजनली वो करते हैं या उसको रेगुलरली करते हैं बाय, तो ये सस्टेनेबल में आ जाएगा। अगर वो स्टॉप कर देते हैं इसको कम्प्लीटली बाय करना, तो ये चीज अनसस्टेनेबल होगा, ठीक है। तो ये चीज क्या है, अनसस्टेनेबल बन जाएगी। जाहिर सी बात है, अगर इसको विलिंग नहीं है वो बाय करने के लिए, तो ये आपके पास जो है वो आ जाएगा अनसस्टेन। अगर वो विलिंग है तो ये यानी कि सीजनली और रेगुलरली वो लेने के लिए विलिंग है, तो ये सस्टेनेबल हो जाएगा। अगर तो वो पे करने के लिए और जो भी प्रोडक्ट या सर्विस है वो रेगुलरली या सीजनली बाय करने के लिए विलिंग है, तो वो सस्टेनेबल होगा, हमेशा लेने के लिए रेडी हैं, यानी कि आगे भी लेते रहेंगे। और अगर वो स्टॉप कर देते हैं लेना इसको कम्प्लीटली, तो वो अनसस्टेनेबल हो जाएगा, ठीक है। हाउ मैनी ऑफ द माई प्रोडक्ट्स और आवर्स ऑफ माई सर्विस विल दे नीड, कितने घंटे उनको चाहिए इस सर्विस के लिए, या जो प्रोडक्ट है वो कितनी उनको चाहिए, ठीक है, कितनी प्रोडक्ट्स उनको चाहिए। अगर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो कितनी प्रोडक्ट्स उनको चाहिए, कितनी डिमांड है। और आवर्स की अगर मतलब सर्विस की अगर बात करें तो कितने आवर्स वो इस सर्विस पे लगाते हैं, इस सर्विस पे कितने घंटे वो सर्व करते हैं, ठीक है। तो ये चीज आ जाएगी इन सब क्वेश्चंस के सर्वे में, ये सारे क्वेश्चन सर्वे में जो है वो इंक्लूड होंगे, ठीक हो गया। नेक्स्ट टू क्वेश्चन आपके पास क्या है कि वेयर शुड द प्रोडक्ट बी अवेलेबल, ये प्रोडक्ट जो है वो कहाँ कहाँ अवेलेबल होगी, मतलब डिफरेंट ब्रांचेस वगैरह होती है ना, तो ये कहाँ कहाँ दस्तयाब होगा आपके पास, ये अवेलेबल होगा किन पॉइंट्स पे, किन लोकेशंस पे ये अवेलेबल होगा, ठीक है। हु आर माई कंपटीटर्स, और मेरे कंपटीटर, कंपटीशन में मेरे कौन आ रहा है, ठीक है, कंपटीटर्स कौन है, कौन सी कंपनी मेरे कंपटीटर में आ रही है। तो ये चीज सब क्वेश्चन सर्वे में जो है वो पूछे जाएंगे और उनके आंसर होंगे, देने होंगे, ठीक है, मार्केट में अकॉर्डिंग टू, तभी आपका जो क्या कहते हैं मार्केट प्राइस बढ़ेगी, ठीक है। सेटिंग माय प्राइस, अब प्राइस कैसे सेट करनी है आपने। मोस्ट बिजनेसेस अपनी जो प्रोडक्ट वगैरह की है उसकी, मोस्ट बिजनेसेस विल वांट टू मेक अ प्रॉफिट ऑन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज सोल्ड। बहुत सी बिजनेस वाले जो है वो क्या करते हैं, जो आपकी क्या कहते हैं प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं उन पे प्रॉफिट लगाएंगे, ठीक है, उन पे क्या करेंगे, उन पे प्रॉफिट लगाएंगे वो। बहुत सी जो आपकी बिजनेसेस हैं वो क्या कर रहे होते हैं, उनको उनकी ख्वाहिश होती है कि वो सर्विसेज और जो भी प्रोडक्ट बेची जा रही है उसमें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको प्रॉफिट मिले और वो लगाएं इस पे, ठीक है, मतलब प्राइस ज़्यादा बढ़ाने के लिए। प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। अब प्रॉफिट की डेफिनेशन है यहाँ पे, क्या है प्रॉफिट की डेफिनेशन, प्रॉफिट इज द डिफरेंस, किस दरमियान में डिफरेंस है आपके पास, कॉस्ट जो आपने प्राइस जो उसकी है और जो आप बेच रहे हो उसके दरमियान जो डिफरेंस कहलाएगा वो आपका कॉस्ट प्रॉफिट होगा, ठीक है। ये तो सबको ही पता है कि प्रॉफिट होता क्या है। तो यहाँ पे जस्ट इंग्लिश में डेफिनेशन थी, द पार्ट ऑफ दिस मनी कैन बी पुट बैक इनटू द बिजनेस, दोबारा ये प्रॉफिट जो आपका निकलेगा वो दोबारा बिजनेस में आप लगाएंगे या मतलब लगा सकते हैं आप, ठीक है। और प्रॉफिट शुड बी कैलकुलेटेड, अब प्रॉफिट को कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, प्रॉफिट शुड बी कैलकुलेटेड एज परसेंट ऑफ कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस की परसेंटेज के अकॉर्डिंगली जो है वो प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है। द प्रॉफिट मार्जिन शुड ऑलवेज बी रीजनेबल, और प्रॉफिट मार्जिन जो है वो हमेशा रीजनेबल होना चाहिए, बहुत ज्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रॉफिट मार्जिन जो है वो लिमिटेड, मतलब जो एक्सेप्टेबल हो वो हो, ठीक है। Fixing the selling price of a service or product must take into consideration the following.
जो सेलिंग प्राइस है उसको फिक्स करने के लिए प्रोडक्ट या सर्विसेज की कौन कौन सी चीज़ें हमें माइंड में रखनी चाहिए, ये हमने देखना है यहाँ। सबसे पहले तो आती है कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन की कॉस्ट क्या है, जो आपकी ऑन सैलरी है उसके अकॉर्डिंगली वो भी इसमें शामिल होगा, ठीक है। और ओवरहेड, ओवरहेड क्या है इसमें, और प्रॉफिट इसमें क्या है, ये तीनों चीज़ें जो है वो शामिल होंगी, कंसिडर आपको करनी होंगी जब आप बात कर रहे होंगे सेलिंग प्राइस की। तो ठीक हो गया। It is therefore important to accurately calculate each of these so that the final selling price is realistic. तो ये तो सिंपल सा था। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक आपके पास कॉस्ट, प्रोडक्शन और ओवरहेड और प्रॉफिट सबको मिल मिला के जो आती है वो सेलिंग प्राइस कहलाता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं बारी बारी कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन एंड ओवरहेड की। तो कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन एंड ओवरहेड में क्या है, calculate each part of the or component that goes into production and overhead and add them up। ऊपर जो है वो दिया हुआ भी है हेडिंग में आपके पास कि हर पार्ट जो होगा या हर कंपोनेंट जो होगा प्रोडक्शन में जो चल रहा है, मतलब उसको हम कैलकुलेट करेंगे, हर पार्ट को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद प्रोडक्शन जो कॉस्ट आएगी और ओवरहेड जो होगा उस सबको हम ऐड कर लेंगे, बीच में आपको प्रॉफिट भी आएगा इसमें, ठीक है। इसके अलावा लेबर और डिप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट जो है उसकी लूज हो रही है या वैल्यू ओवर द टाइम या बढ़ रही है या क्या जा रहा है, वो भी इसमें शामिल होगा, ठीक है। मे आल्सो नीड टू बी टेकन इनटू अकाउंट, ये भी इसमें शामिल होगा। इसके अलावा इन कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ द लेबर की कॉस्ट कैलकुलेट करते हुए इसमें एंटरप्रेन्योर शुड सेट अ वेज दैट adequately compensate the workers knowledge and contribution। इसमें जब हाँ एंटरप्रेन्योर जो है वो ये चीज़ कैलकुलेट कर रहा होगा ना कॉस्ट लेबर की, ठीक है, कैलकुलेट करते हुए उसको किस चीज़ का ख्याल रखना है, उसे ख्याल रखना है कि वर्कर की नॉलेज क्या है, उसकी कंट्रीब्यूशन कितनी है, वो कितना काम कर रहा है, कितना टाइम दे रहा है, ठीक है। और इसके अलावा एक्सपीरियंस क्या है उसका कितना है, ठीक है। जितना एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा उस हिसाब से जो है वो कॉस्ट भी ज़्यादा या लगाई जाएगी लेबर की, ठीक। और कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा या नॉलेज ज़्यादा होगा या क्वालिफिकेशन वर्कर की ज़्यादा होगी, तो ये मैटर करेगी, ठीक है। प्रिवेलिंग बेसिक वेज रेट और गवर्नमेंट टैक्सेस भी शामिल होंगे इसमें। इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। तो ये सब मिल मिला के जो है वो कॉस्ट प्रोडक्शन और ओवरहेड बनेगी। हर पार्ट जो होगा जो उसमें कैलकुलेट किया जाएगा कि जो प्रोडक्शन हो रही है और जो ओवरहेड है आपके पास, ओवरहेड उसके सारे पार्ट्स को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और उसमें जो जो चीज़ें शामिल होंगी उसको कैलकुलेट करेंगे, और जो क्या कहते हैं इक्विपमेंट्स की मजदूरी है या लेबर है, मतलब उसमें जो काम चल रहा है लग रहा है वो इसमें कैलकुलेट होगा, डिप्रिशिएशन इसमें आएगी। एंटरप्रेन्योर को किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है यहाँ पे, जो लेबर है उसके एक्सपीरियंसेस क्या हैं वो देखना है उसको, उसकी एबिलिटीज़ क्या हैं वो देखना है उसको, उसका नॉलेज कितना है, ठीक है, उसकी एबिलिटीज़ क्या क्या हैं, और उसकी एबिलिटीज़ या क्वालिटीज़ उसकी क्या हैं, और उसका एक्सपीरियंसेस कितना एक्सपीरियंस है उसको, ठीक है। और टैक्सेस जो होंगे गवर्नमेंट के वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे। और इसके अलावा जो सिक्योरिटी है, सोशल सिक्योरिटी, वो भी इसमें जो है वो शामिल की जाएगी, ठीक है। वो इसमें जब कैलकुलेट करेंगे हम तो इसमें शामिल होगी। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है जी प्रॉफिट का। तो हम प्रॉफिट की तरफ चलते हैं। प्रॉफिट में आपके पास क्या आएगा, एंटरप्रेन्योर शुड सेट द लेवल ऑफ प्रॉफिट मेड ऑन द सेल ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज केयरफुली। एंटरप्रेन्योर को जो है वो सेट करना होता है प्रॉफिट का लेवल, कि किस लेवल तक जो है वो प्रॉफिट हमारी होनी चाहिए, ठीक है, ये सेट करना है उसने एंटरप्रेन्योर ने। और जो उसके दरमियान प्रॉफिट है वो उसका लेवल क्या हो, जो सर्विसेज और प्रोडक्ट की हम सेल कर रहे हैं उसमें, ठीक है, वो केयरफुली उसने देखना है। और इसके अलावा टेकिंग इन टू अकाउंट द रिलेशनशिप बिटवीन, और इसके अलावा जो रिलेशनशिप है किसके दरमियान, प्रोडक्ट के लिए जो डिमांड आ रही है उसके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो भी मद्देनजर रखना है,
कि हाउ मैनी पीपल वांट इट, ये कितनी डिमांड आ रही है, कितने लोग इसको जो है वो लेना चाह रहे हैं। अवेलेबल सप्लाई क्या है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल जो है टू बी सोल्ड, कितनी सोल्ड हो रही है, अवेलेबल सप्लाई, और ये जो प्रोडक्ट डिमांड है, डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, ये ब्रैकेट में इसकी डेफिनेशन दी हुई है। ठीक है, तो इसमें डिमांड कितनी है और इसमें सप्लाई, अवेलेबल सप्लाई कितनी है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं वो जो सोल्ड हो रहे हैं वो अवेलेबल कितने हैं, डिमांड के मुताबिक जो हमने हमने कस्टमर को देने हैं वो कितने हैं। अगर तो डिमांड ग्रेटर होती है अवेलेबल सप्लाई से, अवेलेबल सप्लाई के लिए अगर ग्रेटर डिमांड ज़्यादा है अवेलेबल सप्लाई से, तो प्राइस आपकी जो है वो प्रॉफिट में जाएगी और इसको इंक्रीज करना होगा। ठीक है, और अगर तो सप्लाई ज़्यादा है और जो डिमांड है वो कम है, अगर सप्लाई आपके पास ज़्यादा है और डिमांड कम है, तो फिर क्या करेंगे हम, प्राइस को डाउन करना होगा। ठीक है, प्राइस हमारी जो है वो ड्रॉप हो जाएगी। तो एक्सेसिव हाई प्राइस ड्यू टू बिग मार्जिन ऑफ द प्रॉफिट विल डिसूज कस्टमर। अगर तो प्रॉफिट मार्जिन की वजह से जो है वो प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो वो डिस्प्यूट कर देगा कस्टमर को, मतलब मायूस हो जाएंगे वो। ठीक है, अगर प्राइस जो है वो प्रॉफिट मार्जिन की वजह से ज़्यादा बढ़ गई है, तो ठीक है, कस्टमर जाहिर सी बात है उनको प्राइस ज़्यादा लगेगी तो वो डिसहार्ट हो जाएंगे। व्हेन सेल इंक्रीजेज, जब सेल बढ़ती है तो प्रॉफिट मार्जिन जो है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, जब सेल ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट मार्जिन हम उस हिसाब से रिड्यूस कर देंगे। दिस कैन एनेबल द एंटरप्रेन्योर टू लोअर द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस जो है उस इस तरह से एंटरप्रेन्योर को लोअर करनी होती है। देयरफॉर अलाउइंग द बिजनेस टू सिक्योर द मार्केट एंड इवन एक्सपैंडेड। इस तरह से जो एंटरप्रेन्योर है वो अपने बिजनेस को जो है वो सिक्योर रख सकता है मार्केट में और उसको एक्सपैंड भी कर सकता है, यानी कि बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए आपका बिजनेस जो है वो जारी रहे। जारी रखने के लिए थोड़ा रिस्क जो है वो लेना होता है। ठीक है, थोड़ी अप्स एंड डाउन्स जो हैं वो अपने डिसीजंस में या अपने हिसाब किताबें करनी पड़ती हैं, कैलकुलेशंस में थोड़ी सी हेरा फेरी करनी पड़ती है इस तरह की, कि आपको क्या करना है कि अगर तो आपका जो सेल है वो बढ़ रही है तो आपको प्रॉफिट मार्जिन जो है वो थोड़ा रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, और ताकि सेलिंग प्राइस जो है वो इस हिसाब से जो एंटरप्रेन्योर है उसको मेंटेन करना होता है, यानी लोअर करना होता है सेलिंग प्राइस, ताकि बिजनेस जो है वो मार्केट में सिक्योर रह सके और एक्सपैंड भी हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन बैंक की बात करें तो स्किल्स हैं। ठीक है, कि एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स कौन सी होती हैं, ये तीन चार पॉइंट्स आपके पास आ जाएंगे। माय आइडियाज फॉर स्मॉल बिजनेस के लिए आपका बिजनेस जो है वो किस तरह से एक्सपैंड कर सकता है या किस तरह से बेटर वे में हम लेके जा सकते हैं इसको, ये आ जाएगा। एंटरप्रेन्योर जो है वो उसको कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए अपने बिजनेस को जो है वो मेंटेन रखने के लिए या बढ़ाने के लिए। यहाँ पे तो ऑब्जेक्टिव्स के लिहाज से ये आपके पास जो है वो डेफिनेशन थी कुछ, एक तो डिमांड की डेफिनेशन थी ये, ठीक। उसके बाद आपके पास ये कस्टमर की डेफिनेशन थी ऑब्जेक्टिव के लिहाज से। ठीक है, और ये कंपटीटर की डेफिनेशन थी, कंपटीटर की डेफिनेशन ये पूरी ही आ जाएगी। ठीक है, ये भी बीच में आपको शामिल करना होगा। ये कंपटीटर की डेफिनेशन हो गई। उसके बाद बिजनेस का एस्टिमेट हम किस तरह से लगाते हैं, वो इसमें मतलब जब सर्वे बनाएंगे तो उसमें कौन कौन से क्वेश्चन शामिल होने चाहिए, ये क्वेश्चन आपके पास बन जाएगा यहाँ पे। और नीचे ये सब क्वेश्चन जो हैं वो आप इसमें फिर शामिल कर लेंगे। और उसके बाद आपके पास प्रॉफिट की डेफिनेशन थी ऑब्जेक्टिव के लिहाज से, ये प्रॉफिट की डेफिनेशन बन जाएगी। ठीक है, और ये जो आप कैलकुलेशन है ये किस तरह से करते हैं, प्रॉफिट शुड बी कैलकुलेटेड एज परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस, ये ऑब्जेक्टिव के लिहाज से आपके पास आ सकता है। ठीक है, एमसीक्यूज में इस क्वेश्चन बन सकता है आपके पास इस लाइन का भी, कि प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट की जाती है एज परसेंटेज ऑफ द कॉस्ट प्राइस। और ये 3 पॉइंट्स आपके पास हैं कि जो सेलिंग प्राइस है कस्टमर या सॉरी प्रोडक्ट या सर्विस की, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ों का आपको ख्याल रखना होता है, कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ओवरहेड और प्रॉफिट। तो ये 3 आपके पास पॉइंट्स ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपके पास आ सकता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम टॉपिक की बात करें तो ये एक तो फार्मूला हो गया। ठीक है, हमें सेलिंग प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये आपके पास एक क्वेश्चन बन सकता है। सेलिंग प्राइस कैसे कैलकुलेट किया जाता है ऑब्जेक्टिव में, तो नहीं क्वेश्चन भी आपके पास बन सकता है ऑब्जेक्टिव भी। ठीक है, अब
तो इसमें ये चीज़ आप एक तो ऑब्जेक्टिव में डाल देंगे और उसके अलावा इसमें कैलकुलेशन के लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आपने कैसे कैलकुलेशन करनी है सेलिंग प्राइस की, ठीक है। चीज़ें कौन कौन सी इसमें शामिल होनी चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें शामिल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आप बता देंगे यहाँ पे कि प्रॉफिट में कौन कौन सी चीज़ें शामिल कंसीडर करनी होती हैं, ठीक है। प्रॉफिट कब डाउन होता है और कब जो है वो प्रॉफिट मार्जिन कब रिड्यूस होता है, कब डाउन होता है और कब इंक्रीज हम कर सकते हैं, या प्रॉफिट मार्जिन के अकॉर्डिंगली हम प्राइसेस को क्या करना होता है, सेलिंग प्राइस किस तरह से जो है वो इफेक्ट होती है, ठीक। तो ये आपके पास क्वेश्चन बैंक्स भी थे। होप सो आपको इसकी भी समझ आ गई। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप अब तक के जो आपकी वीडियोस हैं, टॉपिक्स हैं, उनमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप क्वेश्चंस करें, कमेंट करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और यहाँ तक किसी भी पॉइंट पे कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। आप के क्वेश्चंस का और आपकी कन्फ्यूजन जो है वो दूर की जाएंगी इंशाल्लाह, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। लास्ट टॉपिक होगा इंशाल्लाह और उसके बाद एक्सरसाइज होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।